This conference will now be recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen ya rabbal alamin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बच्चे हम लोगों ने लेसर्स की अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया था। लेसर्स की अकाउंटिंग में जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके थे वो सिंपल लेसर का एक क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवाया था। सिंपल लेसर के उस क्वेश्चन में मैंने आपके साथ जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बच्चे, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट का था। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका कॉन्सेप्ट अभी रहता था, तो आज मैं पहले आपको नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे 3 के करीब, जो आपकी वो प्रॉब्लम्स है मैं इंशाल्लाह वो स्टार्ट कर दूंगा सॉल्व करना। ठीक है, तो पहले हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन फिर हम बाकी डिस्कशन जो बाकी होमवर्क से रिलेटेड बातें हैं वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने ओपन कर दिया है, श्वेब लीजिंग लिमिटेड का क्वेश्चन जो हम लोग कल सॉल्व कर रहे थे। ठीक है जी बच्चे, आप लोगों को मैंने रिक्वेस्ट की थी अगेन कि आप लोग ऐसा कीजिएगा, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगेन दोबारा कीजिएगा। शायद आप लोगों ने की हो, मैंने वैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग एक काम कीजिएगा, पहले इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर बाकी क्वेश्चंस बाद में कीजिएगा। उम्मीद है आप सब लोगों ने इसी तरह से किया हुआ होगा। ठीक है जी बच्चे, तो बच्चे हम ठीक हो गया जी बच्चे, ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, मैंने इसकी कुछ वर्किंग की थी, वो कहाँ पे की है, ये वर्किंग की थी हम लोगों ने इसकी। क्वेश्चन नंबर 12 श्वेब लीजिंग लिमिटेड, इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट बनाए थे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी, और वर्किंग में हमने लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया था, ये आपके सामने। और उसकी एंट्रीज मैंने 1 साल की पोस्ट पास करके आपको बता दी थी, बाकी मैंने आपको होमवर्क में दे दी थी, उम्मीद है आपने वो भी एंट्रीज कर ली होंगी। ये क्वेश्चन आपके सामने है, 30 जून 2008 पे बचे हम इसका नोट बनाने वाले हैं, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, हम इसका नोट बनाने वाले हैं। श्वेब लीजिंग लिमिटेड notes to the financial statement
और आपको पता है हर स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड होती है सवाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। तो हम जून 30, 2008 पे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखना है। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, सबसे पहला काम, आपने यहाँ पे एक नोट नंबर मेंशन करना सीख लेना। आप कोई भी नंबर दे दिया है, 10, 12, 11, 13, जो आपको पसंद हो एक नंबर आपने यहाँ पे लिख देना। उसके बाद उसकी हेडिंग नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया? जहां पे कंफ्यूजन हो आपने मेरे से वहीं पे पूछना है। सबसे पहला काम, लीज रेंटल्स रिसीवेबल। लीज रेंटल्स रिसीवेबल। बच्चे आपके सामने मैं शेड्यूल ओपन करने वाला हूँ, थोड़ी सी मुझे एफर्ट तो करनी पड़ेगी, बार बार शेड्यूल ओपन करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि क्वेश्चन एक ही फाइल पे मैं आपके सामने सॉल्व कर दूं, जबकि मैंने दूसरी फाइल भी ओपन की थी। ये बच्चे आपके सामने 30 जून 2008 के बाद मुझे कितने रेंटल्स पे करने हैं? एक, दो रेंटल्स पे करने, और हर रेंटल की अमाउंट क्या है? 860,000। 30 जून 2008 के बाद हाउ मेनी रेंटल्स वी सपोज टू रिसीव, लेसर की बात कर रहे हैं ना, तो लेसर को कितने रेंटल्स रिसीव करने हैं 30 जून 2008 के बाद? जल्दी से बताएं मुझे। शाबाश, सर 2। बिल्कुल ठीक हो गया जी तहजीब साहब, समीउल्लाह साहब, 2 रेंटल्स। अब बच्चे 860,000 एक रेंटल की अमाउंट है, टोटल नंबर ऑफ रेंटल्स 2 है, लेसर को इतने रेंटल्स रिसीव करने हैं। अमाउंट बताइएगा कितनी अमाउंट बनती है? सर 17,20,000। सही हो गया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? नेक्स्ट, इसके बाद बच्चे गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 100,000। अब इसका सम करके बच्चे 1820,000। अब ये फिगर कहलाएगी लीज पेमेंट की। और ये लीज पेमेंट रिसीवेबल है, बेसिकली लेसर की वर्किंग कर रहे हैं ना हम। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसमें फिर बच्चे एडिशन करनी है आपने, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की फिगर तो कोई है ही नहीं, 1820,000। ये फिगर है बच्चे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। किसकी है बच्चे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? अच्छा बच्चे, नेक्स्ट, इसमें से आपने अब लेस करना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अनअर्न्ड फाइनेंस
इनकम को। किसको लेस करना है? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अच्छा, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की बजाय ना ये फिगर होगी नेट इन्वेस्टमेंट की। अगर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम लेस करेंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर बन जाएगी। आपको याद होगा, कल मैंने आपको समझाया भी था। मैं भी आपको दोबारा वो फॉर्मूला शो करवा देता हूँ, जो फॉर्मूलाज पे मैंने आपको ये सारी की सारी वर्किंग करनी सिखाई थी। आपको याद होगा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे कंप्यूट किया था? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस किया था। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, इसी जगह पे कर देता हूँ। देखिए मैं दोबारा लिखता हूँ, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर हम माइनस कर दे नेट इन्वेस्टमेंट को। अब मैं नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस करूंगा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम को। रीअरेंज करूं तो ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? मुझे बताएं, आप लोगों को मैं ये बात समझा पाया हूं? यस सर। जी सर, क्लियर है। ठीक है, ये देखें, यही मैंने फॉर्मूला नहीं यहाँ पे लिख दिया एज इट इज, वही जो मैं कल आपके सामने इक्वेशंस फॉर्म में लिख रहा था, आज वो नोट्स फॉर्म में शो कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर आपके पास गिवन है, आप बजाय इसके कि अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की फिगर लिखे, नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर लिख ले और बैलेंसिंग फिगर आपकी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की हो जाएगी। एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आपने कौन सी फिगर लिखी है। देखिए, नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर है 1512941, 1512941, 1512941, और बैलेंसिंग फिगर मुझे बताइएगा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। सर 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 नेट इन्वेस्टमेंट तो 2.51 मिलियन है सर। मुझे ना आपकी आवाज नहीं सही समझ में आई बच्चे। सर मैंने कहा कि नेट इन्वेस्टमेंट 2.1 मिलियन नहीं थी। नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर 2.1 मिलियन थी, लेकिन वो एट द कमेंसमेंट डेट थी। हमने एक रेंटल की अमाउंट पे नहीं कर दी हुई, ओ सॉरी रिसीव नहीं कर ली हुई एक रेंटल की अमाउंट 30 जून 2008 पे। ये देखिए, ये फिगर 860,000, तो हम 30 जून 2008 का क्लोजिंग बैलेंस तो अब ये फिगर है। सर ईयर एंड पे देखेंगे जो नेट इन्वेस्टमेंट होगी। जी, आप ईयर एंड की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि लीज पेमेंट शेड्यूल जो है वो मैंने आपको बताया था कि डेट पेमेंट्स के लिहाज से बन रहा होता है। अगर लेसर है तो रिसीव, जो रिसीविंग डेट है वो आ रही होगी, और अगर लेसी है तो जो पेमेंट की डेट होगी वो आ रही होगी बच्चे यहाँ पे। और क्लोजिंग डेट, ये इस डेट का क्लोजिंग बैलेंस होगा। 30 जून 2008 का क्लोजिंग बैलेंस, 30 जून 2009 का क्लोजिंग बैलेंस, 30 जून 2010 का क्लोजिंग बैलेंस। तभी तो हम कह रहे हैं कि इस डेट के बाद दो रेंटल रिसीवेबल है। इसका मतलब है एक रेंटल तो लेसर को रिसीव हो चुका हुआ है। अब जो बैलेंस है वो 1512941 है, 2.1 मिलियन नहीं रहा। समीउल्लाह, मैं बात समझा पाया हूं बच्चे आपको? यस सर, क्लियर है। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे ना एक और वर्किंग भी कर लें, इसमें से करंट पोर्शन लेस कर दें। ठीक है जी। अच्छा बच्चे, इसमें से आपने क्या करना है? करंट पोर्शन, करंट पोर्शन ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इस नेट इन्वेस्टमेंट में से कितना पोर्शन हमें एक साल भर में रिसीव हो जाना है? ये आपके सामने टेबल है, फिगर आपने बतानी है।
जी ठीक हो गया। 66360 ये लेस कर दी। अब बचे क्या है, ये अब जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया है वो फिगर 849581। अब ये नॉन करंट एसेट का नेट इन्वेस्टमेंट का पोर्शन। यहां तक बच्चे बात क्लियर? हमारी रिक्वायरमेंट इस पोर्शन तक की थी, बट हम अगर करंट पोर्शन लेस कर देंगे रिमेनिंग नॉन करंट एसेट का पोर्शन आ जाएगा। अच्छा, अब कुछ बातें मुझे यहाँ पे इलेबोरेट करनी है, आप गौर से सुनते जाइएगा। जैसे एग्जाम में गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू की फिगर गिवन है, अनगारंटेड की फिगर नहीं गिवन, तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे लिख सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, बजाय इसके कि आप पहले इसमें गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू ऐड करें और फिर लिखें। ये लीज पेमेंट रिसीवेबल ही आपकी फिगर क्या बन जाएगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की फिगर बन जाएगी। ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई? अच्छा, किसी क्वेश्चन में अगर गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी नहीं है, अनगारंटेड भी नहीं है, परचेज ऑप्शन गिवन है, तो फिर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे परचेज ऑप्शन, और वो आपकी फिगर बन जाएगी बच्चे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की फिगर। बाकी नीचे वाला पोर्शन एज इट इज। अच्छा, ना ही परचेज ऑप्शन है ना ही गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है, आप यहां पे लिख सकते हैं लीज पेमेंट लिखे, और बाकी नीचे वाला पोर्शन एज इट इज वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है ना बच्चे? तो अब ये जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करवाता जाऊंगा, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। अच्छा, अब जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा था, इस क्वेश्चन में परचेज ऑप्शन थी, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, क्या फिगर है, परचेज ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, लीज रेंटल रिसीवेबल ऐड करना है, परचेज ऑप्शन, ये फिगर बन जाएगी लीज पेमेंट रिसीवेबल, या इसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं हम, क्योंकि अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू तो है ही नहीं है, गारंटेड नहीं है रेसिडुअल वैल्यू, तो अनगारंटेड कैसे होगी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की फिगर बचे, इसमें से आपने लेस कर देना है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, नेट इन्वेस्टमेंट, और करंट पोर्शन लेस कर दिया रिमेनिंग फिगर। अब आप कर लेंगे इसको अपडेट। समझ आ गई ये बात, या मैं अपडेट कर दूं आप लोगों को? क्योंकि मैंने पूरा फॉर्मेट बनाना था, हमें इस फॉर्मेट की जरूरत थी नेक्स्ट क्वेश्चंस में, तो मैंने कहा आपको मैं कंप्लीट बना के बता दूं। जी मैं कर दूं, मैं कर देता हूं जी, ये लें। ठहरिएगा सिर्फ 1 मिनट, ये चाह रहा हूं कि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े, अगर पॉसिबल हो जाए हमारे लिए इसको यहाँ पे एज इट इज। जी बच्चे, ये बच्चे हमारे सामने हैं। अब हमें क्या करना है बच्चे, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ये फिगर नहीं है, ये है परचेज ऑप्शन की फिगर। ठीक होगा जी बच्चे? अच्छा, अब ये लीज पेमेंट रिसीवेबल भी है, इसको हम लीज पेमेंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये इक्वल आ गई है। अब मैं ये लिख के इरेज इस वजह से कर रहा हूं कि आपसे कहीं गलती ना हो जाए, आप समझेंगे दोनों फिगर सेम होती है हमेशा, ऐसा नहीं है। और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू की तो फिगर ही नहीं है इस केस में, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की फिगर तो हमने ऊपर कैलकुलेट कर दी हुई है। ये बाकी पोर्शन एज इट इज, ये आपके साथ। ठीक है जी बच्चे, अब आप नोट कर लें जल्दी से, फिर हम जो रिमेनिंग आपको मैंने क्वेश्चंस मेंशन किए थे
सॉल्व करने के लिए, ताकि मैं उनको डिस्कस कर सकूं आप लोगों के साथ। जब आप लोग नोट कर लें मुझे बता जरूर दीजिए। सर नोट कर लिए। सब लोगों ने? जी बच्चे ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया। अब बच्चे आप मुझे बताते जाइएगा। एक बच्चे का भी मैसेज आया है, मुनीर न्याजी का, और क्वेश्चन नंबर 22 नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जी नहीं हुआ। एवोकाडो ट्री लिमिटेड, ये डीलर का क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको दिया ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22, तसीम अहमद एंड कंपनी, ठीक है अभी इसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा ये मुझे बताइएगा, पियर ट्री लिमिटेड का क्वेश्चन, ये आपसे सॉल्व हुआ? ये क्वेश्चन आपसे हो गया सॉल्व। चले ऐसा करता हूं मैं, सिर्फ क्योंकि हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, मैं इस क्वेश्चन का सिर्फ प्लान बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा आपने ठीक किया है या आपसे भी ठीक नहीं हुआ। ठीक है, जल्दी जल्दी क्विकली मैं आप लोगों के सामने इसकी वर्किंग कर दूंगा, बाकी आप लोग इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करने। जी बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इसके सॉल्यूशंस नहीं सर सेंड किए आप? वो बिल्कुल क्वेश्चन के वो, सॉल्यूशन नहीं सर मिले अभी? जी बिल्कुल रहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है इनके सॉल्यूशंस में कुछ मिस्टेक्स हैं, काफी पहले के बने हुए हैं, आज से कोई 3 से 4 साल या शायद इससे कम टाइम पीरियड होगा, तो इसमें मिस्टेक रह गई हैं। तो आप लोगों को साथ साथ मैं जैसे जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ वैसे कीजिएगा, जो मिस्टेक्स हैं वो आप ठीक कर लीजिएगा, मुझे बताते जाइएगा, मैं रिस्पेक्टिव उसी एरिया में अपडेशन करता जाऊँ। ठीक है ना बच्चे, साथ साथ तो मैं इंशाल्लाह आज आपको फिर जैसे भी जिस फाइल में भी है मैं इंशाल्लाह भी शेयर कर, आप बस मुझे एक दफा रिकॉल जरूर करवा दीजिएगा, आप में से कोई भी बच्चा। क्वेश्चन नंबर 24, पियर ट्री इज नीदर अ डीलर नोर अ मैन्युफैक्चरर, ना ही ये मैन्युफैक्चरर ना ही ये डीलर है, तो फिर है क्या? सिंपल लेसन। Pear Tree Limited entered into an agreement in which Pear Tree leased a machine to Giant Limited, कॉस्ट उसकी 210,000, फाइनेंस लीज है। अब मुझे बताएं क्या हमें सोचने की जरूरत है? उसने खुद कह दिया फाइनेंस लीज है, हमें कुछ नहीं करना। अब इंसेप्शन ऑफ लीज है जनवरी 1 2001, लीज का पीरियड है 3 साल, इंस्टॉलमेंट है 80,000 और एनुअली इन एडवांस है जनवरी 1 ईच ईयर, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 10,000 और पे कब करनी है आपने? 31 दिसंबर 2003 को एट द एंड ऑफ लीज टर्म रिसीव करनी है। लेसर का केस है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट एग्रीमेंट में 18.7927%। अब आपसे कहा जा रहा है कि जर्नल एंट्रीज पोस्ट करें और एक्सट्रैक्ट्स बनाएं और नोट्स बनाएं। बहरहाल मैं आप लोगों के साथ सिर्फ पहली 3 से 4 वर्किंग करूंगा, बाकी आप लोग इस क्वेश्चन को मुकम्मल खुद से सॉल्व कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे वर्किंग नंबर 1, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी है? लीज पेमेंट। लीज पेमेंट का फॉर्मूला डाउन पेमेंट प्लस लीज रेंटल्स प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यूज। फॉर्मूलाज याद रखिएगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही इस केस में। लीज रेंटल 80,000
मुद्दत कितनी है, लीज टर्म कितना है, 3 years प्लस गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी फिगर है, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 10,000। 10,000। जी बच्चे। सर फाइनेंस लीज में तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, आपने कल लिखवाया था। सॉरी, मुझे अब दोबारा बताइएगा, आपने क्या कहा? सर ये फाइनेंस लीज है ना, तो इसमें तो हम कल जो डेफिनेशन थी उसके मुताबिक ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तहजीब बात कर रहे हो बच्चे? जी सर। जी तहजीब बच्चे, देखें मैंने आपको कहा था कि जरूरी नहीं है ये बात। देखें मैं अभी आपके सामने कंडीशंस ओपन करने लगा। ये 5 कंडीशंस पढ़ी, इसमें सिर्फ पहली 2 कंडीशंस के केस में ऑनरशिप ट्रांसफर का हिंट हमें मिल रहा है, बाकी किसी भी जगह पे हिंट नहीं मिल रहा। देखिए मैंने तभी साथ मेंशन भी कर दिया था, याद रखें इन कंडीशंस में, इन 2 पॉइंट्स में हमें फील हो रहा है कि ट्रांसफर हो रही है ऑनरशिप, बाकी केस में नहीं हो रही। लेकिन फिर भी हम फाइनेंस लीज क्यों बना रहे हैं, उसकी लॉजिक आपके सामने है। देखो एक एसेट है, उसका मेजर, उसकी जितनी भी जिंदगी है उसका मेजर पार्ट आप यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब है उससे जितने भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है आपने लेना है। तो इस लीज को फिर कंसीडर कर दिया जाता है ये फाइनेंस लीज है, इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो। अच्छा अब इसके अलावा फोर्थ वन पॉइंट क्या कह रहा है, अब देखें ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल, ये कॉन्सेप्चुअल है, इसको सुनिएगा। एक गाड़ी है, बाजार से खरीदने के लिए गए, वो गाड़ी आपको मिलेगी 20 लाख रुपए की। किसी इंसान ने उस गाड़ी को लीज करवा लिया, हम नहीं लीज की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहे, किसी इंसान ने उस गाड़ी को लीज करवा लिया और उस गाड़ी के बदले वो प्रिंसिपल अमाउंट जो पे कर रहा है, मैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट। वो जो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहा है वो 19.5 लाख या 20 लाख ही पे कर रहा है। अब मुझे बताएं, अगर वो बाजार से खरीदे 20 लाख की मिलेगी कैश पे, इंस्टॉलमेंट में अब वो प्रिंसिपल 20 लाख का दे रहा है, जब वो 20 लाख रुपया पे कर रहा है तो क्या वो उससे मुंसलिक जितना मैक्सिमम बेनिफिट है उस गाड़ी का वो ही हासिल नहीं करेगा? क्या ये इंडिकेटर नहीं है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड भी उसी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है? स्टैंडर्ड कहता है ये भी इंडिकेटर है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड उसी को मिल रहा है। और लास्ट वन, आपने लीज ही एक ऐसे एसेट की कर ली कि आपके अलावा जब आप लीज आपकी खत्म हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी, उसके बाद वो कोई और पर्सन उसको आसानी से इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। वो इतनी स्पेशलाइज्ड नेचर का एसेट है कि विदाउट एनी मेजर मॉडिफिकेशन वो बंदा इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। का इसको भी आपने फाइनेंस लीज ही बना लेना। लेकिन यहाँ पे किसी भी जगह पे ये मेंशन नहीं किया कि ऑनरशिप आपको मिल जाएगी एट द एंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंस लीज के केस में ये जरूरी नहीं है कि आपको ही ओनरशिप मिले। अच्छा अब मैं आपको एक और रीजन भी बताता हूं। तहजीब मुझे एक बात बताएं, अगर कोई साहब बैंक से गाड़ी लीज करवा ले और बैंक वाला कहे कि जब लीज 4 साल की है, 4 साल के बाद अगर गाड़ी लेसी को ही हर हालत में मिल जानी है, तो क्या लेसी को फिर एट द एंड ऑफ 4th ईयर कोई बैंक वाले को गारंटी देने की जरूरत है कि तुम्हारी एसेट की वैल्यू एट द एंड 1 लाख रुपया होगी? जब नो गाड़ी सर। लेसी की है तो लेसी क्या गारंटी देगा बैंक को कि भाई तुम्हारे एसेट की वैल्यू, भाई गाड़ी लेसी की है। ये गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल समझाया था। रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही होती। तहजीब मैं बात आपको समझा पाया हूं? यस सर। क्लियर हो गई ना बातें ये?
यस सर। और किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? देखें, ये मैंने आपको ये एग्जांपल से बात समझाई थी, ठीक है ना? तो ये जी हम बच्चे ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बच्चे हमने इसमें टोटल करना है 250,000, यही फिगर बता रहे थे आप लोग मुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर यही है। ठीक है सर। इसी के सामने अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं वर्किंग नंबर 2 करूंगा। मुझे कैलकुलेशन करनी है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। फॉर्मूला क्या होता है? लीज पेमेंट प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। लीज पेमेंट की फिगर है 250,000, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की फिगर बताइएगा, जीरो है ही कोई सर नहीं। जीरो। तो इसका मतलब है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की फिगर ही 250,000 है। ये सिर्फ समझाने के लिए वर्किंग सामने की है, इसकी तो वर्किंग की हमें जरूरत ही नहीं थी। ठीक हो गया ना बच्चे? तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। आप लोगों ने जहां पे कंफ्यूजन हो मेरे से पूछ लेना बच्चे, बगैर किसी हेजिटेशन के। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे हमें वर्किंग करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। इन एडवांस का केस है, याद रखिएगा, डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा बच्चे, डाउन पेमेंट तो है ही नहीं, लीज रेंटल पहला इन एडवांस का केस है, एज इट इज 80,000। अगला वाला बच्चे 80,000, 1 माइनस 1 पॉइंट, डिस्काउंट रेट 187927। अब ये -3 + 2 + 1 सॉरी 0.187927 और प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 10,000 into 1.187927। ये 9 लिखा नहीं जा रहा है मेरे बोर्ड में, थोड़ी सी एरर। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह लिखा गया है। यहाँ पे बच्चे -3 ही आएगा, ये याद रखिएगा, ये एट द एंड ऑफ लीज टर्म होगी। अब बच्चे कैलकुलेट करके मुझे बताएं ये फिगर कितनी बन रही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की। ये अप्रोक्सीमेटली 210,000 ही बन जाएगी। सर प्रेजेंट सर वैल्यू तो ऑफ लीज 151 रेंटल निकालने के लिए पावर -3 है ऊपर। क्या हुआ? सर जो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल निकाल रहे हैं उसमें से जो पावर सर -3 + 1 लिखा हुआ कि -3 खाली लिखा है? -3 + 1, ये -2 होगी, सर ये क्योंकि ये इन -2 एडवांस का केस है ना। इन एडवांस का केस है तो एक रेंटल पे हमने डिस्काउंट फैक्टर नहीं अप्लाई करना। तो लीज टर्म टोटल 3 इयर्स थी, उसमें से 1 लेस कर दी, क्योंकि इस पे तो डिस्काउंट नहीं लगा, सिर्फ जी 2 रेंटल्स पे डिस्काउंट अप्लाई हुआ। 80,000 में सर हमने इसलिए सर शुरू में लिखा कि ये एडवांस का केस था ना। जी बिल्कुल एडवांस का केस है, फर्स्ट डे पे, इसीलिए ये +1 कर दिया, एक रेंटल की फिगर को डिडक्ट कर दिया। यस सर यही बन रही है। जी बच्चे, ये बात भी समझ में आ गई स्नैन आपको? जी जी सर आ गई। वर्किंग नंबर 4 में बच्चे अब नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। नेट इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 210,000 और आपको पता है अनगारंटेड रेजिडुअल की फिगर गिवन ही नहीं है, तो नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर इसके इक्वल हो गई। ये भी आपने कर लिया। अब आपने शेड्यूल बनाना,
शेड्यूल के लिए बच्चे फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले डेट, उसके बाद बच्चे ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट की फिगर, इंटरेस्ट इनकम, प्रिंसिपल और क्लोजिंग बैलेंस। जी, यकम जनवरी 2001 ओपनिंग बैलेंस। मुझे बताइएगा लेसर के केस में ये शेड्यूल किस अमाउंट से स्टार्ट होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से स्टार्ट होता है ना? सर नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट से। शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट, आपको ये बात याद है और ये याद भी रखनी है, आपसे गलती ना हो जाए। देखें आज भी अगर हम देखें तो शेड्यूल आपको लग रहा होगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बात याद करवाई हुई है, ये शेड्यूल हमेशा किस अमाउंट से स्टार्ट करना है? नेट इन्वेस्टमेंट। और इसका जो क्लोजिंग सर बैलेंस होता है ना, अगली बात भी सुन लें, इसका क्लोजिंग बैलेंस अनकरेंटेड रेसिडुअल वैल्यू के इक्वल बनना है अगर वो फिगर गिवन हुई तो। अगर अनकरेंटेड रेसिडुअल वैल्यू है ही नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, इसका बैलेंस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल आएगा। क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ लीज टर्म। अच्छा बच्चे, इंस्टॉलमेंट फर्स्ट वन 80,000 पहले ही दिन पे कर दी, इस पे इंटरेस्ट है ही कोई नहीं, सारे सर का सारा ही प्रिंसिपल। जी बच्चे, सर जब हम लेसी की अकाउंटिंग कर रहे थे तो सर हम यही टेबल तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से स्टार्ट करते थे, लेकिन सर लेसर के केस में ये नेट इन्वेस्टमेंट से क्यों कर रहे हैं? इस तरह तो दोनों इक्वल ही नहीं होंगे, उसकी लायबिलिटी और इसका। देखिए मेरी बात सुने, क्योंकि उसके केस में अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, इसी वजह से तो फर्क आ रहा है। लेसी ने कहा कि मैं भाई गारंटी 800,000 की दे रहा हूं, कल वाली एग्जांपल। लेसर ने कहा मेरी तो रेजिडुअल वैल्यू 10 लाख है, 1 मिलियन है। उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ 800,000 तक की गारंटी देता हूं। तो अब लेसी सर कितने तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सर जितनी उसने गारंटी की होगी। जी, तो फिर वो लेसी अब 200,000 शामिल करे अपनी लीज पेमेंट में। तो सर सब तो सर इस तरह फिर दोनों की किताबों में डिफरेंट इंटरेस्ट जा रहा होगा। वो डिफरेंस क्या है? ज्यादा वो ये है कि लेसर ने ये पैसे रिकवर करने हैं अपने एसेट के अगेंस्ट, वो एसेट को डिस्पोज ऑफ करके जब उसे लेसी प्रोवाइड कर देगा वो एसेट वापस कर देगा, वो उसको बेच के वो पैसे रिकवर करेगा। तो उनकी अपनी अपनी सेपरेट बुक्स है, ठीक है ना? तो ओके सर। ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म के रिपोर्टिंग एंट्री के लिए इस एडजस्टमेंट का या इस अकाउंटिंग का इफेक्ट क्या होता है, हमें वो कंसीडर करना होता है, लीगल इंटाइटल को कंसीडर इग्नोर कर। जी बच्चे, ठीक हो गया तो जी। सर 200 है जी। तो सर अगर दोनों को अगर रिकंसाइल किया जाएगा तो फिर वो फर्क अनकंटीन्यूअस रेजिडुअल वैल्यू को ही होगा ना? जी बिल्कुल बिल्कुल आएगा, ठीक है। अभी तो आप मेरी बात सुने, अभी आप फाइनल में जाके जब पढ़ेंगे ना सब लीज का कॉन्सेप्ट, तो आपको अब तब पता चलेगा कि इसमें तो और कंफ्यूजन बढ़ जानी है कि हर एक एक सब लीज का मतलब ये है कि किसी एक पर्सन ने बैंक से लीज ली, लीज करवाई, उसने आगे फर्दर किसी और को लीज पे दे दी, इसका भी एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी बच्चे। 210,000 में से 80,000 लेस करें बच्चे, ये फिगर बच्चे 130,000, यही फिगर बन रही है या नहीं बन रही? कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग क्या नहीं कर रहे? सर यही है। जी ठीक हो गया जी बच्चे। जी, यकम जनवरी 2002 बच्चे 130,000, इंस्टॉलमेंट की फिगर बच्चे 80,000। जी बच्चे, सर जब आप लेसी का टॉपिक पढ़ा रहे थे तो आपने कहा था जो लीज लायबिलिटी है वो आई थिंक 4 चीजों से आपने कहा था मिलके बनती है, लेकिन सर आपने बस एक ही बताई थी और टॉपिक मुझे खत्म ना हुआ। आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है, मैं बड़े अंदाजे से आपसे बात कर, तो गलत कोई बात ना मुंह सर से निकल जाए। जी जी, सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप लेसी के लेसी का टॉपिक पढ़ा रहे थे तो आपने कहा था लीज लायबिलिटी ना आई थिंक सर 5 चीजों से मिलके बनती है, वो आपने ऐसे कहा, लेकिन सर आपने सिर्फ एक ही बताई थी।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। और जी सर लेसी का टॉपिक खत्म हो गया, तो उसके बाद बिल्कुल तो मुझे याद है, बिल्कुल मुझे याद है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट सेम का सेम कॉन्सेप्ट लेसर के केस में भी अप्लाई होने वाला है। आज हमने हमारी 4 बातें मुकम्मल हो गई हैं, एक बात हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो हम इस काबिल हैं कि अब वो 5 बातें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। समीउल्लाह बिल्कुल परेशान नहीं ओके होना, मुझे याद है ये। ठीक है, अच्छा जी, मुझे फिगर बताई गई है, आप लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा 24431। अच्छा बच्चे, डिफरेंस 55 569। अच्छा, अब इसका क्लोजिंग बैलेंस बच्चे ने मुझे बताया था, अभी मैसेज ऑफ हो गया। 74429 74429। सर ठीक है जी, 31 31। चलिए जी 31 कर देते, ये 31। अच्छा बच्चे, 1 जनवरी 2003 क्लोजिंग बैलेंस 74431, 80,000। जी बच्चे बताइएगा इंटरेस्ट की फिगर 13988, 13988। जी बच्चे, अब सा नेक्स्ट प्रिंसिपल की अमाउंट भी बताओ बच्चे। नहीं बच्चे, गलती कर रहे हो। सर ये प्रिंसिपल पूरा आ जाएगा डबल इधर और सिक्स सर ये 012 इंटरेस्ट इधर। नहीं जनाब, नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने 90,000 नहीं लिखा। अभी लास्ट अभी हमारी फिगर रहती है वो 31 दिसंबर 2003 की है, क्योंकि गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की अमाउंट एट द एंड ऑफ लीज टर्म है। पढ़े जरा, 10,000 की फिगर थी, 10,000 की फिगर, ये वाली फिगर, ये फिगर 10,000, ये तो ओपनिंग बैलेंस है ना। तो ये फिगर 10,000 की पेबल ऑन दिसंबर 31 2003, ये तो बताई हुई है उसने, तो ये सेम डेट नहीं है, इस वजह से बच्चे इस बात का ख्याल रखना है आपने। 66012 जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश। 66012। क्लोजिंग बैलेंस बताइएगा बच्चे मुझे। एट फोर वन 8419, ठीक है, 8419, 8419। अब बच्चे डिफरेंस 0, 8419। अब आप बैलेंसिंग फिगर लेंगे 1582। अब इसका आप टोटल कर लीजिएगा, ये टोटल फिगर 250,000, ये फिगर 210,000, और ये फिगर रिमेनिंग बैलेंस 40,000। ये है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की फिगर। सही हो गया जी बच्चे। अब आप लोगों को सिर्फ इसी वजह से मैंने शेड्यूल करवा दिया है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना। अब बच्चे इससे फर्दर, इससे आगे आप लोग कर लेंगे, मुझे बताएं। अगर आप मुझे इससे आगे भी कहेंगे तो मैं इससे आगे भी सॉल्व करवा दूंगा। नहीं सर, हो जाएगा। ये लास्ट वाली लाइन गलत थी इधर, कल मैं काफी समझ नहीं आ रही क्या करना। आफाक, मुझे ना आवाज नहीं आ रही मेरे सिस्टम में। जब मैं दूसरा सिस्टम कभी अटैच करता हूँ ना, तो उसमें बड़ी सर वो क्लियर आती है। तहजीब बोल रहे हैं सर, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, तहजीब साहब सर कह रहे हैं जी। सर एक्सट्रैक्ट बना दो। एक्सट्रैक्ट्स बना दूं? जी, वर्किंग फॉर देख लीजिएगा बच्चे। सर टेबल से फिगर बता दीजिए यार। टेबल से बता दूं? जी मैं टेबल से बता देता हूँ बच्चे। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, ये देखें बच्चे, ये शेड्यूल आपके सामने बना हुआ है। हमें किस डेट पे बनाना, हमें ये देखना है हमें किस डेट पे बनाना।
जो एग्जामिनर हमें डेट के हमें वो डेट पिक करनी है। लेट्स सपोज हम कहते हैं एग्जामिनर ने कह दिया आप बनाए 31 दिसंबर 2001 पे, आपने ये देखना है ये डेट कहां पे आएगी, इन दोनों के इन बिटवीन। ये इससे पहले वाली डेट है, एक दिन पहले की। अच्छा, अब जब पहले वाली डेट है ना, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपने फिगर एज इट इज लिख लेनी है। अच्छा, अब इसके बाद प्रिंसिपल की अमाउंट 12 माह के अंदर अंदर आपने एक पेमेंट करनी है। वो कितनी पेमेंट करनी है ये, और ये इंटरेस्ट इनकम आपकी एक्रू हो चुकी हुई है। इंटरेस्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे आप, और ये करंट एसेट में अमाउंट आ जाएगी। और 74431 ये नॉन करंट एसेट में नेट इन्वेस्टमेंट की अमाउंट रिकॉर्ड होगी। ठीक हो गया जी बच्चे, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे। किसी भी डेट पे आपको इन एडवांस का केस हो तो आपको ये काम करना है। मैं आप ये फिगर्स लिख भी देता हूं, मैं हेडिंग्स वगैरह नहीं यूज कर रहा हूं। नॉन करंट एसेट, इसमें बच्चे नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट की 74431। उसके बाद बचे करंट एसेट, करंट एसेट में करंट पोर्शन ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। इसे लीज रिसीवेबल भी मैंने जैसे कल बताया था कि आपको अगर लीज रिसीवेबल नजर आए तो वो भी गलत नहीं होगा। ये फिगर बचे 74431 55569 और इंटरेस्ट रिसीवेबल इंटरेस्ट रिसीवेबल 24431। ये फिगर होगा, सही होगा जी बच्चे। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इंटरेस्ट इनकम 24431। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, अब मैं इसका नोट बनाने लगा हूं। नोट में मैं एक बात भूल गया हूं आपको बताना, मुझे अभी नोट बनाते हुए याद आ गई कि आप लोगों को बातों बातों में मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें भूल गया हूं, वो आप लोगों से मिस ना हो जाए, गौर से सुन लीजिएगा। मैं नोट बनाने लगा हूं दोबारा। बच्चे, सबसे पहले तो आपने नोट नंबर लिख देना है कोई भी। मैंने 10 है, 10 लिख रहा हूं। नेट इन्वेस्टमेंट, आपने नोट बनाते हुए 3 काम करने होते हैं जैसे लेसी के केस में करने थे। भूल गया ना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अच्छा बच्चे, नेट इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला काम, अब जरा मुझे बनाना सिखाइएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चे, शाबाश बताएं मुझे। सर वहां लीज रेंटल लीज रेंटल लीज रेंटल रिसीवेबल। चलें जी, लीज रेंटल्स लिखते हैं। अच्छा बच्चे, 80,000 मल्टीप्लाई बाय कितने बचे, 2। ये फिगर बचे 160,000। इसमें आपने ऐड कर देना बच्चे गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 10,000। ये फिगर बचे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो गई ना, लीज पेमेंट है बेसिकली। जब अनगारंटेड की फिगर ही नहीं है तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो गई 170,000। अब बच्चे हमें इसमें से लेस करना है अनअर्न्ड फाइनेंस
इनकम। यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर बता दीजिए। नेट इन्वेस्टमेंट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये जितनी भी फिगर आ रही है इसका टोटल बता दे मुझे। 130 प्लस 24431 ये फिगर बन जाएगी बच्चे 154431। 154431 बैलेंसिंग फिगर बताएं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की। सर वर्किंग फोर में आपने नेट इन्वेस्टमेंट की अमाउंट निकाल लिया, वो तो 210,300 है। इसमें बच्चे ये इंटरेस्ट, ये एडवांस का केस है ना, तो इसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल ये हमारा अनअर्न तो नहीं रहा, ये तो हमारा अर्न हो गया होगा, ये भी तो हमें शामिल करना पड़ेगा इसमें। हमें तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम लेस करना है, तो ये इंटरेस्ट इनकम 1556 हमारी में अर्न जी 155 69 जी। अच्छा अब इसमें से बच्चे लेस कर दीजिएगा करंट पोर्शन, ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, करंट पोर्शन ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट बताएं से बच्चे मुझे। 55570 है। अभी ये देखिएगा, ये मैं आपकी गलती निकालने लगा हूं, ये बिल्कुल गलत 988 नहीं। आपका जो करंट पोर्शन है ये पूरी फिगर आएगी, ये 80,000 फिगर बननी है, ये आपकी पूरा रेंटल है, ये आपका है करंट पोर्शन, एडवांस का केस है। तभी मैं ये बात आपको लिख के इरेज करके बताने लगा हूं, मुझे लिखवाई ना तो साथ ही पता चल रहा था कि गलती हो रही है। तो आपने क्या करना है बच्चे, इसमें से लेस करना है 80,000 पूरे का पूरा, मैंने रेड से इसी वजह से लिख दिया ये। अब बाकी जो पोर्शन होगा वो नॉन करंट एसेट का बनेगा, बच्चे बता दें। 74431 शाबाश 74431। अब देखें ये आपका नॉन करंट के साथ, नॉन करंट एसेट के साथ एग्री भी कर जाएगा। अगर आप ये फिगर ना लेते, 80,000 की फिगर टोटल ना लेते, तो ये आपका एग्री नहीं करना था बैलेंस, आपकी गलती हो जाती। तो ये तभी मैं नोट्स बनवा रहा हूं आपसे कि एक मैंने एट द एंड के लिए बना दिया, एक मैंने इन एडवांस के लिए बना दिया, आपको कोई दिक्कत ही ना हो। अच्छा इसके बाद ये काम तो हमारा हो गया, इसके बाद अगला काम आपने करना है मेच्योरिटी एनालिसिस का, जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बनवाना भूल गया, बातों बातों में कॉन्सेप्ट समझाते हुए मैं भूल गया, मेच्योरिटी एनालिसिस। अच्छा इसके लिए बच्चे हम एक वर्ड यूज किया करते थे, क्या वर्ड यूज करते थे, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। भूलना नहीं, आपने ये लिखना है कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज जी। इसका एज इट इज वही फॉर्मेट जो आप लोगों ने पहले बनाना सीखा हुआ है जी। बच्चे बताइएगा बच्चे, इसमें आपको पता ही है हम क्या काम करते हैं, लेस देन 1 ईयर, फिर उसके बाद बच्चे मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर। अच्छा जी, एक साल भर के अंदर अंदर 80,000 पे करना है, ये पूरी इंस्टॉलमेंट की आएगी फिगर। अच्छा एक साल के बाद 4 साल 5 साल के इन बिटवीन, मींस 2 से 5 साल के दरमियान में, तो अगले 4 साल बन जाते हैं एक साल के बाद के, तो 2 के एक रेंटल और जमा गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 90,000। बच्चे टोटल करके मुझे बता दीजिएगा क्या फिगर बन रही है, 170,000।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये देखें ये इसके साथ एग्री कर रही है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है ना बच्चे, ये बेसिकली लीज पेमेंट के साथ एग्री करती है। सही हो गया जी बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन? समझ आ गई सब बातें? यस सर। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया सवाई एंट्रीज के। एंड ये मुझे पता है ना, आप लोग तो कह रहे थे कि हो जाएगा। आप देखिएगा, आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप में से बहुत सारे बच्चों से कुछ गलतियां भी हुई होंगी। तो इन एडवांस और एट एंड के केस में बाकी आप लोग बना लीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। आज ढूंढ ढांढ के मैं आपको सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। ठीक है जी बच्चे? जी हो गया जी बच्चे यहाँ तक? जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अब हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमने कर दिया। अब आपके सामने है ये क्वेश्चन मुनीर न्याजी कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन। अच्छा बच्चे, मुनीर न्याजी कॉर्पोरेशन, ये पास पेपर का क्वेश्चन है लेकिन काफी पुराना सवाल है। मुनीर न्याजी कॉर्पोरेशन एक लेसर, इसने नई मशीन खरीदी। मैंने आपको समझाया था समटाइम सिंपल लेसर के केस में वो एग्जामिनर हमें क्या करता है, कहता है कि जी आपने मशीन खरीदी, तो हमें पहले मशीन के खरीदने की एंट्री पोस्ट करनी होती है। बच्चे का एक मैसेज आया, मैं मिनट पढ़ के रिस्पॉन्स दे दूं फिर मैं आपके साथ बात करता हूँ। बच्चे मैं 1 मिनट ठहरिएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दिसंबर 31 2001 से 2003। देखिए बच्चे नूर अफजा, बच्चे उसने सिर्फ एक्सट्रैक्ट का वर्ड यहाँ पे यूज किया होगा। नोट्स के लिए वर्ड डिस्क्लोजर का यूज करेगा या नोट का वर्ड यूज करेगा? इस सवाल में नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने तो सिर्फ समझाते हुए बना दिए। इस क्वेश्चन में नोट्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ये जो एक्सट्रैक्ट का वर्ड है ना बच्चे, ये एक्सट्रैक्ट का वर्ड सिर्फ इसलिए बच्चे ये यूज किया जाता है कि आपने जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, अब यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली ये भी मेंशन कर दिया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा अब रहा सवाल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना कि आपने नोट्स बनाने हैं, तो वो साथ मेंशन जरूर करेगा किस साल के बनाने। अच्छा अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर बच्चे वो आपसे कहे 2001 के बनाने, आप मुझे बताएं क्या 2000 में लीज मौजूद थी हमारी ये वाली? जवाब देना है आपने, नूर अफजा बच्चे आपने ही जवाब देना है। अगर वो हमें के 31 नहीं थी तो क्या हम 2000 का कंपैरेटिव बना पाएंगे बच्चे? नहीं। ये बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अगर बच्चे वो हमें कह दे कि 2002 के नोट्स बनाओ, क्या हम 2001 का कंपैरेटिव बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। 2001 का कंपैरेटिव आपने हर हाल में बनाना है, लाजमी बनाना है। हाँ एक सिचुएशन में नहीं बनाना। वो क्या? एक तो ये कि आपका कंपैरेटिव बन नहीं रहा, जैसे मैंने पहली एग्जांपल में आपको बात समझाई कि 2000 में लीज की ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई थी, तो कंपैरेटिव ही नहीं बन सकते। दूसरी बात, या एग्जामिनर क्वेश्चन में खुद कह दे कि कंपैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जब फुल फ्लेज क्वेश्चंस हम करना शुरू करेंगे, तो आप देखिएगा एग्जामिनर ने मेंशन किया हुआ होगा कंपैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है? अब आपके कंपैरेटिव बन भी रहे हुए तो आपने बनाने नहीं है, क्योंकि हम आपसे पूछ ही नहीं रहे। सही हो गया? तो नोट्स में वो गाइड करेगा आपको कि आपने बनाने हैं या नहीं बनाने। ठीक है, जब मैं आपको फुल फ्लेज पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा तो देखिएगा वो हर बात क्लियरली एग्जामिनर बता रहा है, कोई इंशाल्लाह आपको दिक्कत नहीं होगी। चले जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये बच्चे पास पेपर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, मेरा मतलब था जैसे मैं आपको वो टॉपिक्स जिनमें ये बातें आ रही हैं, जैसे
जब हम क्वेश्चंस करेंगे डेफर्ड टैक्सेशन के, टैक्स के क्वेश्चंस करेंगे, उनमें देखेंगे अमूमन ये कह देता है कि कंपैरेटिव्स रिक्वायर्ड हैं या नहीं है। इसी तरह से बच्चे जब मैं आपको एग्रीकल्चर के करवाऊंगा क्वेश्चंस, उसमें ये कह देता है। इसी तरह से फाइनल अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें वो ये बात कह देता है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि किन क्वेश्चंस में ये बात कह रहा है। इसके अलावा टैक्स के लिए भी वो कह देता है कि टैक्स आपने कंसीडर करना है या इग्नोर करना है, वो भी बता दे। ठीक है, अच्छा बच्चे, सर मुनीर ये ने लीज आगे का सॉल्यूशन लास्ट टाइम वाला चाहिए जी जी बिल्कुल वही है, वही है। सर, मैं सेंड कर दूं ग्रुप में? कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। सर वो मेरे पास पड़ा हुआ है। बस ठीक हो गया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। मैं उसको ना अपडेट करूंगा और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन एक दफा फिर शेयर कर दूंगा। लेकिन आपको जो क्लास में मैं करवा रहा हूँ ना, वो आपको करेक्ट करवा रहा हूँ, आप लोगों ने अपने पास वो ठीक करते जाना और मुझे भी बताते जाइएगा ताकि मैं भी उसको नोट करूँ। अच्छा बच्चे, मुनीर न्याजी कॉर्पोरेशन एक लेसर है जिसने एक नई मशीन खरीदी 12 लाख रुपए की, और खरीदी कब है? 31 दिसंबर 2001 को। दिस वॉज डिलीवर्ड द सेम डे टू अहमद नदीम एंड कंपनी। ये उसी दिन उसने अहमद नदीम एंड कंपनी को डिलीवर भी कर। अहमद नदीम एंड कंपनी लेसी हो गया फिर इस केस में। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, अब दिस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लीज ट्रांजैक्शन इज अवेलेबल। अब ये आगे कुछ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगेगा। लीज एसेट हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years व्हिच कोइंसाइड विद द लीज टर्म। मुझे बताएं, लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, और रीजन भी बतानी है क्यों। सर फाइनेंस लीज है। शाबाश, बिल्कुल सही रीजन। सर इसका जो लीज टर्म है वो मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ लीज एसेट है। अब यहाँ पे यूजफुल लाइफ गिवन है, इकोनॉमिक लाइफ नहीं गिवन। देख लीजिएगा आगे कहीं और इंफॉर्मेशन ना दे, लेकिन अभी तक आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, सही है। चले, एट एंड ऑफ द लीज टर्म मशीन विल रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब है वापस चली जाएगी। किसको? मुनीर न्याजी कॉर्पोरेशन, लेसर है। अच्छा बच्चे, एट विच टाइम इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ₹100,000। उस वक्त उसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी 1 लाख रुपए। नन ऑफ विच इज गारंटेड बाय अहमद नदीम एंड कंपनी। बताएं ये गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है या अनगारंटेड है? आप लोगों ने अनगारंटीड है सर। शाबाश, बिल्कुल सही हो गया। कहता है ये इसमें से कोई अमाउंट अहमद नदीम जो कि लेसी है, उसने कहा मैं कोई गारंटी नहीं देता हूं, तो इसका मतलब अनगारंटेड है ये। मुनीर न्याजीज कॉर्पोरेशन इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट 8% विच इज नॉन टू अहमद नदीम एंड कंपनी। अच्छा, इसके बारे में कल हम बात करेंगे, इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट। अभी आपने सिर्फ इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंसीडर करना है, 8% है। इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट को इग्नोर कर दे, फोर्थ वन इंफॉर्मेशन इग्नोर कर दे, भूल जाए, है ही नहीं। अच्छा बच्चे, लीज रेंटल कंसिस्ट ऑफ 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं? 5, और इक्वल है और एनुअल है, सालाना है। पहली इंस्टॉलमेंट आपने 31 दिसंबर 2001 को पे करनी है। एडवांस है या इन एरियर्स है? कंफ्यूज किया हुआ इस सवाल में। सर एडवांस लग रही है। एरियर नहीं है तहजीब, एरियर नहीं है। पहली डेट पढ़ो, पहली लाइन में ये डेट पढ़ो। लीज शुरू 31 दिसंबर 2001 को हो रही है। देखा ना, इसने डेट दे के गलती की हुई है, डेट से कंफ्यूज किया हुआ है बच्चों। डेट ही ऐसी दी है कि बच्चे गलती करें, बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि 31 दिसंबर वो यही समझते हैं एंड होता है। नहीं, लीज जिस दिन शुरू हो रही है उसी दिन पेमेंट हो रही है, तो ये एडवांस का केस है। समझ आ रही है बात की? तो ये बच्चे ये कंफ्यूजिंग थी स्टेप। बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश बच्चे। बाकी लोगों को समझ आई है बात की? मोहम्मद अली मलिक आपको समझ में आई है? साजिद अली, मुरफ़्ज़ा, समीउल्लाह, शानजे, शेराज, तहजीब, तैयब, सभी लोगों को, एहसन साहब, अली हसन, हारिस। हारिस बच्चे आप मेरा ख्याल काफी दिनों के बाद आए हो, आज छुट्टियां कर रहे हो। नूरुल्लाह साहब भी आए हुए हैं। चलें जी, ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, बोथ द लेसर एंड लेसी
use calendar year as their accounts period and depreciate all fixed asset on straight line basis। अच्छा ये तो एक इंफॉर्मेशन है ना, हमें जरूरत नहीं है। लेसर का केस है और आपको पता है डेप्रिसिएशन लेसर चार्ज ही नहीं करता अगर फाइनेंस लीज हो तो, ये हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा। इस सवाल में रेंटल की अमाउंट तो दी ही नहीं उसने, सबसे पहला काम हमें रेंटल कैलकुलेट करना, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये जो रिक्वायरमेंट ए है ना, क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट ए गिवन नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है बात। क्वेश्चन में रेंटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर रेंटल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप क्वेश्चन पढ़ के ही कहेंगे ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है ना बच्चे। तो आपने ऐसा नहीं करना बच्चे, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें। अब हम इसका पहले सबसे पहला काम, हमारा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता जब तक रेंटल की अमाउंट कैलकुलेट ना कर दी जाए। हमें रेंटल की अमाउंट कैलकुलेट करनी, जी बच्चे रेंटल की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें एक इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी, हम वो इक्वेशन पढ़ रहे हैं जी, खुद कंप्यूट करें। सही होगा जी बच्चे। अब बच्चे आपने गौर करना, हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा बच्चे इसके लिए बच्चे एक इक्वेशन यूज करनी है, सबसे पहला फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इक्वल होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू के। सही है जी बच्चे, आपने ये बात याद रखनी है। फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी किसके इक्वल होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज इंसर्ट करने वाले। फेयर वैल्यू क्या है, एसेट कितने में खरीदा गया है, 2.1 मिलियन में। इस क्वेश्चन में इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट गिवन ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, इसका वही फॉर्मूला होता है डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। और आपको पता है इस सवाल में गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी नहीं है, डाउन पेमेंट भी नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ लीज रेंटल आएगा। और एडवांस का केस है, पहला रेंटल उसी दिन पे हो जाएगा। तो अब रेंटल की तो अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है, रेंटल आर एज इट इज लिख दिया हमने। अगला आर इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट। अच्छा बच्चे हमने डिस्काउंट रेट क्या यूज करना है, इम्प्लीसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो इम्प्लीसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 08 रेज टू पार। 5 इयर्स लीज टर्म है, एक एडवांस में है तो वो ऐड कर दें ओवर 0.08। इसके बाद बचे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है बचे 100,000 इंटू 1.08 रेज टू पावर -5। जरा अब इसको सॉल्व कीजिएगा, मुझे बताएं क्या फिगर बन रही है। सर ये कंफर्म कर लें कि 2.1 मिलियन है कि 1.2 है सर, ये क्वेश्चन सर देख लें। 1.2 मिलियन सही कहा जी आपने, मैंने गलती कर दी है, गलती हो गई मेरे से। 1.2 मिलियन है, 1.2 मिलियन। अच्छा बच्चे अब ये आर एज इट इज प्लस इसका एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करें पहले। अच्छा मुझे कुछ बच्चों ने ये फिगर बता दिया, जो ये फिगर बता दी है वो फिगर बता दें। वो भी बच्चे ने मैसेज किया था, मैं मैसेज 68058 68058 एन्युटी फैक्टर बताइएगा। 3.312 3.312 आर। अच्छा बच्चे मैं इसको अब अरेंज करने लगा हूं, 1.2 मिलियन माइनस कर दें इसमें से 68058 इज इक्वल टू, ये एक आ रहा है इसके साथ 1 होगा, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है,
तो ये फिगर बन गई 4.312 आर। अब बच्चे हमें आर कैलकुलेट करना है, तो पहले 1.2 मिलियन में से 68058 लेस करके मुझे बताइएगा। सर 11131942 ओवर 4.312 रेंटल के 262510 510 262 510 इसको बच्चों ने कहा जी राउंड ऑफ कर दें 10 कर, ये ले जी 262 510। हो गया जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? अब समझ में आ गई आप लोगों को बात कैसे हमें रेंटल कैलकुलेट करना? बस इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही थी, अगर आपसे रेंटल कैलकुलेट हो गया बाकी क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो गया जी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ बच्चे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला कोई मुश्किल बात नहीं है, ये ले वर्किंग नंबर 2 हो गई हमारी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या फॉर्मूला होता है? लीज पेमेंट प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा बच्चे लीज रेंटल हमें कितना पे करना है? 262510 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 100,000। बता दें बच्चे। वन फोर वन टू डबल 141250 141250 सही होगा जी बच्चे। बाकी क्वेश्चन और बताएं मुझे, बाकी आप कैलकुलेट खुद से कर लेंगे सभी बात। सर जी जी सर फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डेट कॉस्ट, क्या ये नेट इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो सकती है? जी, होता ही नेट इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। हमने एसेट को लीज पे देना है, एसेट खरीदा ताकि हम लीज पे दे के उससे बेनिफिट हासिल कर सकें, रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो ये फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी नेट इन्वेस्टमेंट के इक्वल, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ये होता ही नेट इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। लेकिन ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है, लेसी के केस में समझाते हुए भी मैं यही लिखूंगा, लेकिन सिर्फ क्या है इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आपको बताऊंगा उसमें जब बाद आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। एक आध दिन में इसी क्वेश्चन को यूज करते हुए हमने 1 से 2 क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं जो आईआरआर की कैलकुलेशन के लिए, तब ये बात क्लियर हो जाएगी, जिसका मैंने आपके साथ जिक्र भी किया था। इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये टॉपिक हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है जी बच्चे। हो गया जी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23 मुझे बता दें बाकी सॉल्व हो जाएगा या फर्दर मैं इसको कर दूं? तहजीब बताओ बच्चे, रिमेनिंग पार्ट अब आप सॉल्व कर लोगे इसका? यस सर कर लेंगे सर। वर्किंग वन जो है वो एक दफा समझा दें दोबारा जरा। मैं दोबारा समझा देता हूँ बच्चे। बच्चे ये इक्वेशन होती है, ये हमें आईएफआरएस 16 ने इक्वेशन बताई है। आईएफआरएस 16 उसने कहा है कि इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आईआरआर होता है, आईआरआर एक ऐसा रेट है जो फेयर वैल्यू और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल कर दो। आईआरआर एक ऐसा रेट है, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल कर दे, वो रेट कहलाता है आईआरआर। अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने रेंटल की अमाउंट कैलकुलेट कर लेनी है।
तो रेंटल की अमाउंट हमने क्या कैलकुलेट की, रेंटल की अमाउंट हमें नहीं पता थी, हमने आर अज्यूम कर लिया रेंटल के लिए, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, हमने उस सारी इंफॉर्मेशन को इंसर्ट किया इस इक्वेशन में और बैलेंसिंग फिगर बचे रेंटल की फिगर कैलकुलेट कर, ठीक है ना। आईडीसी की फिगर भी अगर हमें इस क्वेश्चन में गिवन होती तो हम आईडीसी भी लिख लेते, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उस क्वेश्चन में आईडीसी की अमाउंट भी गिवन है, तो हमें और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है जी बच्चों। जी मैंने आपको कल कहा भी था ये रिवीजन लेवल क्वेश्चन है, शायद आपको याद होगा, और मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अपने पास नोट भी कर लें, लिख भी लें, ये रिवीजन लेवल क्वेश्चन, ठीक हो गया जी बच्चे। चलें जी, अब अगला क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे डिमांड कर रहे हैं करवाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 22। जी बच्चे इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है बच्चे, ट्वेंटी टू हो गया था, ठीक हो गया जी बच्चे, सही हो गया, ठीक है जी बच्चे। जी इसका भी एक सवाल का जवाब सिर्फ रहता है कि जी हमने रेट 10% यूज किया, 11% रेट यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि याद रखना है आपने क्वेश्चन में अगर आपको इम्प्लीसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो और बोरोविंग रेट भी गिवन हो, आपने आईआरआर रेट लेना है, बोरोविंग रेट यूज नहीं करना, समझ आ गई है। अगर क्वेश्चन में इम्प्लीसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन हो, इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट भी गिवन हो, तो आपने कौन सा रेट यूज करना है, इंक्रीमेंटल नहीं यूज करना, शाबाश बिल्कुल सही कहा, इंक्रीमेंटल का रेट यूज नहीं करना, इम्प्लीसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करना। अच्छा बच्चे इंक्रीमेंटल सर बोरोविंग रेट, अगर क्वेश्चन में इम्प्लीसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट ना गिवन हो और ना ही हम कैलकुलेट कर सकते हो, तो फिर हमने इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट यूज करना। इम्प्लीसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा रेट होता है, ये वही रेट जो मैंने भी आपको डिफाइन किया, एक ऐसा रेट जो फेयर वैल्यू और उस एसेट की आईडीसी को उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल कर दे, उस रेट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, इम्प्लीसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट का मतलब क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम जरा डेफिनेशन पढ़ लें। लिखी तो थी डेफिनेशन, शायद कि मैं, जी बिल्कुल ठीक हो गया, पढ़िएगा बच्चे ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट implicit in the lease is the interest rate that causes the present value of lease payment and the unguaranteed residual value to be equal to the sum of fair value of the underlying asset and any initial direct cost of the asset। ये इक्वेशन जो आपके सामने लिखी है ये है बेसिकली इसकी डेफिनेशन, पढ़ लें जरा, आपको बात क्लियर हुई है। ये IFRS 16 के अपेंडिक्स में मौजूद है डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन पढ़ लें मुझे बता दीजिएगा बच्चे। क्लियर है जी, यस सर क्लियर है।
सर ये बच्चे एक पैरा 26 पढ़ना है आपने, होमवर्क नोट करें, पैरा 26 पढ़ना है, जो मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया। आपने इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करना है अगर वो रेडीली डिटर्मिन हो, नहीं तो कैलकुलेट करना है। अगर वो कैलकुलेट नहीं हो सकता तो फिर आपने यूज करना है इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। ठीक है जी बच्चे, पैरा 26 पढ़ लीजिएगा, नोट करें पैरा 26। अच्छा बच्चे, इसके बाद एट द कमेंसमेंट डेट लेसी लीज लायबिलिटी को कैलकुलेट करेगा फिक्स पेमेंट, वेरिएबल लीज पेमेंट, ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये इंडेक्स रेट पे बेस करता है, बस इसका नाम याद रखना है। वेरिएबल लीज पेमेंट, रेसिडुअल वैल्यू, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, परचेज ऑप्शन की अमाउंट, और अगर लीज को कैंसिल कर दिया जाए और कैंसिल करते हुए उस पे पेनल्टी चार्ज की जाए तो वो पेनल्टी की अमाउंट भी लीज लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगी। तो ये 5 बातें आप जमा करें तो लीज लायबिलिटी बन जाती। ठीक है, ये भी आपने पढ़ना है, ये भी आपका टॉपिक है, नोट कर लें, होमवर्क है लेसी, ये आपने टेबल पूरा पढ़ लेना। ये भी बच्चे हो गया जी। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, होमवर्क में क्वेश्चंस कौन कौन से। बस आपने 24 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, 23 कंप्लीट करना है, 22 तो आप कर चुके होंगे जी। जितना बच्चे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है उससे रिलेटेड कल टेस्ट होगा, लेसर का सिर्फ पोर्शन उसमें टेस्ट होगा, सिर्फ लेसर का पोर्शन, सिंपल लेसर का पोर्शन टेस्ट होगा। कल मैं अपना क्वेश्चन अपना जो लेक्चर स्टार्ट करूंगा कल का, वो डीलर और मैन्युफैक्चरर से स्टार्ट करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल का, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है आपका लेक्चर मिस ना हो और स्टार्ट से ही आपने ज्वाइन करना है। और ये द डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, उम्मीद है कल हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉर्ड्स ऑटो लिमिटेड का क्वेश्चन। ठीक है जी बच्चे, ना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।